चलो भाई ये बताओ, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस जो चैप्टर हुआ था वो समझ में आ गए सब बच्चों के? मिसलेनियस क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन समझ में आए थे तुम्हारे? ठीक है, देखो आज जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो नया चैप्टर स्टार्ट होगा ट्रेन का, ठीक है, रेलगाड़ी। लेकिन रेलगाड़ी में कुछ भी चीज तुम नया नहीं पढ़ने वाले, वही चीज पढ़ोगे जो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में पढ़ा था, ठीक है। बस इसमें टोटल 4 पॉइंट एक्स्ट्रा है, बाकी सब चीज, सब बातें, सारे कंसेप्ट वही है जो ट्रेन उसमें टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर में है, ठीक है। तो अपनी कॉपी पे हेडिंग लगा लो, टाइम वो रेलगाड़ी यानी कि ट्रेन, ठीक है, ट्रेन यानी कि रेलगाड़ी। तो नया चैप्टर स्टार्ट होगा रेलगाड़ी, ठीक है। अगर हम बात करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, देखिए रेलगाड़ी से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो इसलिए हमारी जो पढ़ना है ना इसको, ये मजबूरी भी है और जरूरत भी है, बात समझ में। क्योंकि कोई भी स्टूडेंट ये नहीं चाहेगा कि एक भी क्वेश्चन उसका पेपर में छूटे, और यहां से ना बहुत आसान से क्वेश्चन बनेंगे, कोई ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं बनते, ठीक है। तो यहाँ पे 4 पॉइंट है टोटल, तो वे 4 पॉइंट क्या है उसको पढ़ना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा, सबसे पहला पॉइंट लिखिए तुम सब, जब कोई ट्रेन किसी स्थिर व्यक्ति या किसी खंबे को पार करती है, तो वह खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, तो वह खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो जो पहला पॉइंट है वो ये है कि जब भी कोई ट्रेन किसी स्थिर व्यक्ति, स्टेशनरी पर्सन है ना, किसी स्थिर व्यक्ति या किसी पोल यानी कि किसी खंबे को पार करती है, तो वह खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, ठीक है। समझिए इस बात का मतलब क्या होगा। मान के चलो ये ट्रेन है और इस ट्रेन की चाल s किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड कुछ भी हो सकती है, बात समझ में। ये ट्रेन है और इसकी चाल s किलोमीटर प्रति घंटा या फिर मीटर प्रति सेकंड कुछ भी हो सकती है। अब इस ट्रेन की लंबाई भी होगी, तो हमने मान ली कि इसकी ट्रेन की लंबाई जो है l है, और ये किसी स्थिर व्यक्ति, स्टेशनरी पर्सन को पार कर रही है या किसी खंबे को पार कर रही है, ये कोई व्यक्ति है इसको पार कर रही है, ठीक है। तो ये बताओ इस व्यक्ति को पार करने में जो ट्रेन का हर एक पॉइंट, प्रत्येक पॉइंट है ना, इस व्यक्ति को पार करेगा, समझ रहे बात को। तो कितनी लंबाई के बराबर दूरी तय की गई? जो ट्रेन की लंबाई है, तो इसका मतलब जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी, दूरी तय होगी, तो वो किसके बराबर होगी? ट्रेन की लंबाई के। और लंबाई क्या है? एल। और डिस्टेंस का फॉर्मूला तुमने पढ़ा था कि दूरी बराबर चाल गुना समय, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो दूरी कितनी होगी? एल, और एल किसके बराबर हो गई? ट्रेन की लंबाई, और जितने समय में इस व्यक्ति को पार किया गया हमने मान लिया वो टी टाइम है, ठीक है ना। तो एल बराबर किसके? स्पीड इनटू टाइम। बोलो बात समझ में आई क्या? तो एल बराबर होगा स्पीड इनटू टाइम। ये बताओ पहला पॉइंट क्लियर हुआ या फिर नहीं हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं है। तो पहले पॉइंट में केवल इतनी ही बात याद रखनी है, और टोटल ट्रेन वाले चैप्टर में कुल मिलाकर 4 ही पॉइंट है, वे 4 पॉइंट पर ही आधारित है पूरा चैप्टर। और बाकी जितने भी कंसेप्ट हमने ट्रेन स्पीड, उसमें टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में पढ़े, वही कंसेप्ट हम इसमें यूज करने वाले हैं। बात समझ में? कुछ भी चीज अलग नहीं पढ़ना 4 पॉइंट के अलावा, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये था कि जब कोई ट्रेन किसी स्थिर व्यक्ति, यहां पे लिखा हुआ है स्थिर व्यक्ति, इन्वर्टेड कॉमास में रख दो, स्थिर व्यक्ति या किसी खंबे को पार करती है, तो वह खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो अगर स्थिर व्यक्ति है तो इस बात का मतलब ये होगा कि इसकी चाल 0 है, ठीक है ना। और पोल जो है, खंबा जो है चल नहीं सकता, इसकी चाल क्या होगी? 0 होगी, ठीक है ना। तो इसको पार करने में कितनी दूरी तय की गई? लंबाई बराबर स्पीड इनटू टाइम, यानी कि दूरी चलेगी एल, और एल क्या है? ट्रेन की लंबाई है, और लंबाई ही दूरी है, तो दूरी बराबर चाल गुना समय, यानी कि ट्रेन की स्पीड इनटू टाइम, जितने समय में उसने इस खंबे को पार किया होगा। अब दूसरा पॉइंट लिखिए, दूसरा पॉइंट इसको मैं रफ कर दूं।
दूसरा पॉइंट लिखिए भाई, दूसरा पॉइंट है जब कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन, जब कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन, जब कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन, अब दूसरी ट्रेन हो सकती है, ट्रेन के अलावा और क्या क्या हो सकता है, ट्रेन के अलावा प्लेटफॉर्म हो सकता है, प्लेटफॉर्म के अलावा पुल हो सकता है यानी कि ब्रिज हो सकता है, और ब्रिज के अलावा कोई सुरंग यानी कि टनल हो सकती है। बात समझ में आई? ठीक है, जब कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन, प्लेटफॉर्म या फिर पुल यानी कि ब्रिज या कॉमा लगा के सुरंग, सुरंग, ठीक है, जब कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन, प्लेटफॉर्म, पुल, सुरंग या इसके अलावा कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट हो सकता है या अन्य ऑब्जेक्ट, या अन्य ऑब्जेक्ट। अब अन्य ऑब्जेक्ट कैसा होगा? जिसकी खुद की अपनी लंबाई हो, तो ब्रैकेट में लिख लो जिसकी खुद की अपनी लंबाई हो, जिसकी खुद की अपनी लंबाई हो, जिसकी खुद की अपनी लंबाई हो, ब्रैकेट कर दो बंद। तो पॉइंट ये है कि जब कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन, प्लेटफॉर्म, पुल, सुरंग या अन्य ऑब्जेक्ट को पार करती है, को पार करती है, तो पार करती है, तो वह खुद की लंबाई, खुद की लंबाई तथा, तो वह खुद की लंबाई तथा उस ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट? जिसको पार किया गया, तो ब्रैकेट में लिख दो जिसको पार किया गया, जिसको पार किया गया। अब पूरी बात यहां पे समझो, देखिए मैंने कहा कि जब कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन, प्लेटफॉर्म, पुल, सुरंग या अन्य ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब जिसकी खुद की लंबाई हो, अब इस ऑब्जेक्ट में कोई दूसरी ट्रेन भी हो सकती है, प्लेटफॉर्म भी हो सकता है, पुल भी हो सकता है, सुरंग भी हो सकता है, या कोई दूसरा ऑब्जेक्ट जिसकी खुद की अपनी लंबाई हो, को पार करती है, तो वह खुद की लंबाई तथा उस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में कौन हो सकता है? ट्रेन हो सकती है, प्लेटफॉर्म हो सकती है, पुल हो सकती है, सुरंग या फिर अन्य ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है जिसको पार किया गया, ठीक है, तो वह तथा उस ऑब्जेक्ट, वह खुद की लंबाई तथा उस ऑब्जेक्ट की लंबाई, की लंबाई के योग के बराबर, योगफल की लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करती है, के बराबर दूरी तय करती है। ये बात बताओ, ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं? यानी कि जब भी कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को पार करेगी तो खुद की लंबाई तथा उस ट्रेन की लंबाई के योगफल के बराबर दूरी तय करेगी। जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो खुद की लंबाई तथा उस प्लेटफॉर्म की लंबाई के योगफल के बराबर दूरी तय करेगी। जब कोई ट्रेन किसी पुल को पार करेगी तो खुद की लंबाई तथा पुल की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। बात समझ में आई? जब कोई ट्रेन किसी सुरंग यानी कि टनल को पार करेगी तो खुद की लंबाई तथा उस सुरंग की लंबाई के योगफल के बराबर दूरी तय करेगी। या फिर किसी ऑब्जेक्ट को पार करे जिसकी अपनी खुद की लंबाई हो तो खुद की लंबाई और उस ऑब्जेक्ट की लंबाई के योगफल के बराबर तय करेगी, दूरी के योगफल के बराबर, लंबाई के योगफल के बराबर दूरी तय करेगी। बात समझ में आई? तो इसमें ना 3 कंडीशन बनेगी इस पॉइंट में। दूसरे पॉइंट में 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन तो हम लेंगे किसके लिए? ट्रेन के लिए। और ट्रेन के लिए कितनी कंडीशन बनेगी? 2। पहली कंडीशन किसके लिए? ट्रेन के लिए। और ट्रेन में कितनी कंडीशन बनेगी? 2। एक तो अपोजिट डायरेक्शन कि जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे के अपोजिट में हो। दूसरी सेम डायरेक्शन, ठीक है ना, जब दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में चल रही हो। बात समझ में? तो ये पहली कंडीशन में 2 कंडीशन हुई, अपोजिट डायरेक्शन वाली और दूसरी सेम डायरेक्शन वाली। बात समझ में आई? ये टोटल मिलाकर कितनी कंडीशन होगी? 2। बात समझ में आई? एक कंडीशन बनेगी प्लेटफॉर्म, पुल और सुरंग, ये तीनों को एक साथ मिलाकर। क्यों? क्योंकि न तो प्लेटफॉर्म की कोई चाल होती, ना पुल की चाल होती, ना सुरंग की चाल होती।
तो इसका मतलब इनको पार करने में जो चाल होगी वो ट्रेन की ही चाल ली जाएगी। बात समझ में आई? ठीक है, तो पहली कंडीशन यहां पर मैं लिख रहा हूं, कंडीशन 1 देखिए, अपोजिट डायरेक्शन। विपरीत दिशा, इसका मतलब क्या होगा? विपरीत दिशा। तो इस बात का मतलब हुआ कि जब कोई ट्रेन, मान के चलो एक ट्रेन ये है और इसकी चाल कितनी है? h1 है। बात समझ में आई? और इसकी लंबाई कितनी है? l1 है। क्लियर होगी बात? एक दूसरी ट्रेन है जो इसकी विपरीत दिशा से आ रही है, इसकी स्पीड मान लो h2 है और लंबाई कितनी है भाई? l2 है। समझ रहे बात को? और ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे को t समय में पार करती होगी, ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे को t समय में पार करती होगी। बात समझ में आई? लेकिन हमारा पॉइंट ये है कि दूरी क्या तय होगी, दूरी क्या तय होगी। तो मैंने कहा कि जब कोई ट्रेन या फिर ये ट्रेन या फिर ये ट्रेन, जब कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को पार करती है तो वह खुद की लंबाई तथा दूसरी ट्रेन की लंबाई के योगफल के बराबर दूरी तय करती है। बात हम कर रहे हैं किसकी? डिस्टेंस की। तो मैं इधर लिख रहा हूं, तो डिस्टेंस क्या होगी भाई? डिस्टेंस यानी कि दूरी, दूरी होगी भाई L1 प्लस L2। तो यानी कि दोनों ट्रेनों की लंबाइयां जुड़ जाएगी, L1 प्लस L2 दोनों ट्रेनों की लंबाइयां क्या होगी? जुड़ जाएगी। बात समझ में आई? तो डिस्टेंस इक्वल टू L1 प्लस L2, ये दूरी है। और दूरी बराबर क्या होता है भाई? चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। अब ये भी जो है गतिमान है और ये भी क्या है? गतिमान है। इसकी चाल s1 है, इसकी चाल s2 है, लेकिन ये दोनों विपरीत दिशा में है। बात समझ में आई? अपोजिट डायरेक्शन में है। और हमने टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर में रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि जब दो चीजें या दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के विपरीत चलते हैं तो रिलेटिव स्पीड निकलती है, और रिलेटिव स्पीड में क्या होता है? यहाँ पे जुड़ेगी अपोजिट डायरेक्शन में। बात समझ में आई? तो इसका मतलब ये हुआ कि L1 प्लस L2 बराबर किसके होगा? S1 प्लस S2। ये क्या है भाई? रिलेटिव स्पीड। अब देखिए यहाँ पे S1 जो है किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकता है, मीटर प्रति सेकंड भी हो सकता है, इसलिए मैंने ना यहाँ पे ये यूनिट नहीं लिखी यहाँ पे कि किलोमीटर प्रति घंटा है या फिर मीटर प्रति सेकंड है। बात समझ में आई? ठीक है, तो L1 प्लस L2 बराबर किसके होगा? S1 प्लस S2। ये हुआ रिलेटिव स्पीड, और जितने समय में पार किया गया होगा ये होगा टी टाइम। यानी कि कुल मिला के L1 प्लस L2 बराबर किसके हुआ भाई? रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। बोला यहां तक कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? ये बात क्लियर है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं? तो ये थी भाई हमारी पहली कंडीशन, दूसरे पॉइंट की पहली कंडीशन। अब तुम्हें ये फॉर्मूला रटना नहीं है, ये वही फॉर्मूला है जो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में हमने यूज किया था कि दूरी बराबर चाल गुणा समय। यहाँ पे बस चाल क्या हो जाएगी? रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, और दूरी क्या हो जाएगी? दोनों ट्रेनों की लंबाइयों का योगफल हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? नोट कर लिया भाई? तो अब दूसरी कंडीशन क्या होगी? दूसरी कंडीशन में ऊपर लिख रहा हूं, उसको रफ कर रहा हूं ऊपर से। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन क्या बनेगी? देखिए, दूसरी कंडीशन बनेगी सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। यानी कि जब ट्रेनें एक ही दिशा में दौड़ रही हो, जब ट्रेनें एक ही दिशा में दौड़ रही हो, ये लिख रहा हूं मैं सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन यानी कि एक ही दिशा। जब दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में दौड़ रही हो, ठीक है, मानेंगे चलो एक ट्रेन ये रही और इसकी स्पीड क्या है? S1 है, और इसकी लंबाई कितनी है? L1 है। और दूसरी ट्रेन ये रही, इसकी स्पीड कितनी है भाई? S2 है, और लंबाई कितनी है? L2 है, और दोनों जो है एक ही दिशा में दौड़ती है। तो बात हम कर रहे हैं किसकी? दूरी की। ठीक है ना, कि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को ओवरटेक करके आगे निकलेगी। बोलो निकलेगी कि नहीं? तो इस बात का मतलब ये हुआ कि जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को ओवरटेक करके आगे निकली, देखो मैंने आगे पीछे बढ़ाई ना ये ट्रेनें, बात समझ में आई? तो ये ट्रेन अपना मस्त चाल से चल रही थी, दूसरी ट्रेन पीछे से आई और ओवरटेक करके आगे निकल गई। बात समझ में आई? तो इस बात का मतलब क्या होगा कि इस ट्रेन का प्रत्येक पॉइंट इस ट्रेन को भी पार करेगा, और इस ट्रेन का प्रत्येक पॉइंट इसको भी पार कर रहा होगा, इस ट्रेन के प्रत्येक पॉइंट को। तो इस बात का मतलब है कि एक दूसरे को पार कर रही है एक तरीके से। हालांकि हो रहा है यहाँ पे क्या? ओवरटेक हो रहा है, एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करके आगे निकलेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई ट्रेन सेम डायरेक्शन में चलती है तो दूरी दोनों की लंबाइयों के योगफल के बराबर होगी। बात समझ में आई? तो डिस्टेंस क्या होगी भाई यहाँ पे? डिस्टेंस इक्वल टू L1 प्लस L2, डिस्टेंस इक्वल टू L1 प्लस L2, यानी कि दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल कितनी है भाई? जुड़ेगी कि घटेगी?
सेम डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, S1 डिफरेंस S2, क्योंकि अभी तक मुझे ये नहीं पता कि चाल किसकी ज्यादा है। बात समझ में आई। हालांकि मैंने डायग्राम इस तरीके से बनाया कि इसकी चाल ज्यादा रही होगी, S1 ग्रेटर देन S2 होगा। समझ रहे बात को। अगर हमें ये बात पता है कि S1 ग्रेटर देन S2 है तो यार डिफरेंस की बजाय S1 माइनस S2 लिखो हमें। लेकिन हमें क्या करना है, रिलेटिव स्पीड में दोनों चालों का अंतर लेना है, क्योंकि अंतर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसलिए जोन सी भी चाल बड़ी होगी उसमें से घटेगा। बात समझ में आई, ठीक है। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, मान के चलो टी टाइम में उसने दूरी तय की गई होगी, ये यानी कि एक दूसरे को पार करने में जो समय लगा वो टी टाइम लगा, ठीक है ना। तो यहां से L1 प्लस L2 बराबर रिलेटिव स्पीड है ना, रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। ये बात बताओ सबके समझ में आई क्या, किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है, बोलो। हम बात कर रहे हैं केवल दूरी की, और दूरी कितनी होगी, L1 प्लस L2। अगर ये दूरी है तो दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुना समय, और चाल क्या हो जाएगी यहाँ पर, रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। भाई दोनों एक दिशा में चल रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, क्लियर है बात यहाँ तक, कोई दिक्कत, ठीक है। रिलेटिव स्पीड मतलब सापेक्षिक चाल, क्लियर। चलिए अब बात आई किसी तीसरे पॉइंट की। अब तीसरा पॉइंट क्या होगा वो समझिए भाई। ये दूसरा पॉइंट हमारा हो गया, यानी कि कंडीशन 2 हमारी खत्म हो चुकी, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरे पॉइंट में होगा ये कि जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करे या किसी पुल को पार करे या फिर किसी सुरंग को पार करे तो वह दोनों की लंबाइयों के बराबर दूरी तय करती है। कहने का मतलब यह हुआ तीसरे पॉइंट में, यहां मैं लिख रहा हूं कि ये ट्रेन है भाई, और इसकी चालना S किलोमीटर प्रति घंटा या फिर S मीटर प्रति सेकंड कुछ भी हो सकती है, ठीक है। और इसकी जो लंबाई है वो L1 है, क्लियर होगी बात। और जो ये है यहां पे, इसको तुम मान सकते हो प्लेटफॉर्म मान सकते हो, इसको तुम पुल भी मान सकते हो, इसको तुम सुरंग भी मान सकते हो। बात समझ में आई। तो मैं लिख देता हूं प्लेटफॉर्म या फिर पुल या फिर सुरंग, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है भाई। और इसकी लंबाई भी कुछ ना कुछ रही होगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई या पुल की लंबाई या सुरंग की लंबाई। तो हमने मान ली इसकी L2 कि ये दूरी जो है, ये जो लंबाई है इसकी L2 है, ठीक है ना। तो अब ये बताओ, ये ट्रेन इधर से आई तो मान के चलो ये प्लेटफॉर्म है, तो इसको पार करने में कितनी दूरी तय करेगी, इसको पार करने में L1 और L1 प्लस L2 दूरी तय करेगी, क्योंकि इस ट्रेन का प्रत्येक बिंदु इस प्लेटफॉर्म को पार करेगा और इस प्लेटफॉर्म का प्रत्येक बिंदु इस ट्रेन को पार करेगा। तो इसका मतलब दूरी तय कितनी होगी, डिस्टेंस इक्वल टू L1 प्लस L2, दूरी होगी L1 प्लस L2, दोनों की लंबाई क्या होगी, जुड़ेगी। बात समझ में आई है, ठीक है। बात समझ में आई भाई, दोनों की लंबाई क्या होगी, जुड़ेगी। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब चाल कितनी होगी भाई, चाल तो केवल ऐसी होगी यार, रिलेटिव स्पीड तो निकलेगी नहीं, क्योंकि प्लेटफॉर्म पुल या सुरंग की तो कोई चाल नहीं है, स्पीड नहीं है, ठीक है ना। तो चाल गुणा समय, जितने समय में पार किया गया, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो ये बात तुम्हें याद रखनी है। यहां तक बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है। तो दूसरे पॉइंट की टोटल 3 कंडीशन थी, ये तीनों कंडीशन तुम्हें समझ में आई, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। पहला पॉइंट क्या था कि जब कोई ट्रेन किसी स्थिर व्यक्ति या खंबे को पार करती है तो खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। समझ रहे बात को। इसका कारण यह है क्योंकि खंबे की जो लंबाई होती है ना, वो नगण्य मानते हैं हम, आदमी की जो लंबाई या चौड़ाई होगी वो नगण्य मानते हैं हम। बात समझ, ट्रेन के सापेक्ष में, तो इसलिए खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट था कि जब कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन या प्लेटफॉर्म या पुल या फिर सुरंग या किसी अन्य ऑब्जेक्ट को पार करती है तो वह खुद की लंबाई तथा उस ऑब्जेक्ट की लंबाई के योगफल के बराबर दूरी तय करती है। तो यहाँ पे टोटल कितनी कंडीशन, 3 कंडीशन। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना। अब तीसरा पॉइंट देखें, तीसरा पॉइंट क्या होगा। तीसरे पॉइंट में हमें देखना है कि अब जो ट्रेन होगी वो किसी चलते हुए व्यक्ति को पार करेगी, चलते हुए व्यक्ति को पार करेगी। अब जो चलता हुआ व्यक्ति होगा वो ट्रेन की दिशा में भी दौड़ सकता है या फिर चल सकता है, या फिर ट्रेन के विपरीत चल सकता है या फिर दौड़ सकता है। बात समझ में आई, ठीक है। तो तीसरे पॉइंट में लिखना है अब तुम्हें, जब कोई ट्रेन, तीसरा पॉइंट है, जब कोई ट्रेन किसी चलते हुए व्यक्ति को पार करती है, जब कोई ट्रेन किसी
चलते हुए, चलते हुए अथवा दौड़ते हुए, अथवा दौड़ते हुए, दौड़ते हुए व्यक्ति को, दौड़ते हुए व्यक्ति को पार करती है, पार करती है, तो वह खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो वह खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो वह खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। यह बात समझ में आई? तो इसका मतलब पहला पॉइंट जो था हमारा वो भी व्यक्ति के लिए था, और दूसरा ये तीसरा पॉइंट क्या है, ये भी व्यक्ति के लिए है। फर्क केवल इतना है कि पहले पॉइंट पे हम देख रहे थे किसी स्थिर व्यक्ति को, स्टेशनरी पर्सन को, लेकिन अब जो हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं किसी गतिमान व्यक्ति को, चलते हुए व्यक्ति को या दौड़ते हुए व्यक्ति को। बात समझ में आई? यानी कि जब भी कोई ट्रेन, याद रखना पूरे ट्रेन वाले चैप्टर में, जब भी कोई ट्रेन किसी स्थिर व्यक्ति को पार करे या किसी चलते हुए व्यक्ति को पार करे या किसी दौड़ते हुए व्यक्ति को पार करे या फिर किसी दूसरी ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति को पार करे, तो चलेगी अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी। बात समझ में? तो चलेगी हमेशा अपनी लंबाई के बराबर ही। कोई दिक्कत है किसी को? तो जब कोई ट्रेन किसी चलते हुए अथवा दौड़ते हुए व्यक्ति को पार करती है तो वह खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। बात समझ में आई यहां तक? ठीक है। तो यहाँ पे कितनी कंडीशन बनेगी भाई? दो कंडीशन बनेगी। तो पहली कंडीशन मैं इधर लिख रहा हूं, तो पहली कंडीशन है ये रही, मान के चलो ये ट्रेन है और इसकी चाल कितनी है? S1 है। ठीक है, ये ट्रेन है, इसकी चाल कितनी है? S1 है। लंबाई कितनी है भाई? L मान ली हमने इसकी लंबाई। ठीक है, और इधर से जो है एक व्यक्ति आ रहा है भाई, इधर से एक व्यक्ति आ रहा है और इसकी चाल हमने कितनी मान ली? S2 मान ली। इसकी चाल कितनी मान ली? S2 मान ली। तो ये इधर से और ये इधर से अपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं है? विपरीत दिशा में है कि नहीं है? तो हम बात कर रहे हैं किसकी? लंबाई, यानी कि दूरी की। तो दूरी कितनी तय करेगी? तो दूरी तय करेगी खुद की लंबाई के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी, डिस्टेंस जो तय की गई होगी वो इस ट्रेन की लंबाई के बराबर दूरी तय की गई होगी, L के बराबर दूरी तय की गई होगी। बात समझ में आई यहां तक? लेकिन दूरी का फॉर्मूला क्या होगा भाई? दूरी बराबर चाल गुणा समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब ये बताओ, चाल है दोनों एक दूसरे के विपरीत है, तो रिलेटिव स्पीड निकलेगी कि नहीं? रिलेटिव स्पीड जुड़ेगी कि घटेगी? रिलेटिव स्पीड जुड़ेगी। तो S1 प्लस S2, S1 प्लस S2, तो ये रिलेटिव स्पीड हुई। मान के चलो ये दोनों एक दूसरे को T समय में पार करते हैं, तो समय कितना लिया हमने? T समय। तो यहाँ पे लंबाई बराबर किसके हो गए? S1 प्लस S2 इंटू टाइम। कोई समस्या किसी को? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। इसी प्रकार दूसरी कंडीशन क्या बनेगी? दूसरी कंडीशन बनेगी, ये कोई ट्रेन है, इसकी चाल हमने मान ली कि S है, किलोमीटर प्रति घंटा या फिर मीटर प्रति सेकंड, और इसकी लंबाई कितनी मान ली? L मान ली। अब जो व्यक्ति है वो इसी दिशा में चल रहा है भाई, व्यक्ति इसी दिशा में चल रहा है जिस दिशा में ट्रेन चल रही है। इसका मतलब सेम डायरेक्शन में ये दोनों चल रहे हैं, और इसकी चाल हमने मान ली कितनी? S2, और इसकी ट्रेन की चाल S1 किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड, और व्यक्ति की चाल कितनी मान ली? S2 किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड। लेकिन ये दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं भाई, लेकिन ये दोनों एक ही दिशा में। तो बताइए दूरी कितनी तय होगी? डिस्टेंस कितनी ट्रेवल होगी? डिस्टेंस, दूरी, दूरी कितनी भाई? जितनी इस ट्रेन की लंबाई होगी, और ट्रेन की लंबाई कितनी है? L। तो L बराबर रिलेटिव स्पीड निकलेगी कि नहीं? रिलेटिव स्पीड निकलेगी कि नहीं? तो इसका मतलब जो चाल बड़ी होगी उसमें से घटेगी, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है तो अंतर होगा। तो S1 डिफरेंस S2, रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। तो दूरी हुई हमारी L, और L किसके बराबर हुआ? S1 डिफरेंस S2 इनटू टाइम। ये बताओ तीसरा पॉइंट अच्छे से समझ में आया कि नहीं? किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? 3 पॉइंट तक हमने पढ़ लिया, इन 3 पॉइंट में कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है, एक लास्ट पॉइंट रह गया हमारा, ठीक है, उसको हमें लिखना है। उसके बाद जो है इसमें जितना भी कंसेप्ट मुझे बताना था वो मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर में। इसमें 2-4 कंसेप्ट और चलेंगे, वो मैं तुम्हें बता दूंगा क्लास में, ठीक है ना। अभी केवल 4 पॉइंट ही हमें पढ़ना है, उसके बाद सीधा हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चनों की। क्लियर होगी बात? ठीक है, नोट कर लो जल्दी से, नोट कर लिया होगा?
0.4 पे आ जाओ भाई, 0.4 पे, 0.4 लिखिए। जब कोई ट्रेन, ठीक है, जब कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति को पार करती है, बैठे हुए व्यक्ति को पार करती है। जब कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति को पार करती है तो वह खुद की लंबाई के बराबर ही दूरी तय करती है। लेकिन तो मैंने कहा क्या बोला कि जब कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति को पार करती है तो वह खुद की लंबाई के बराबर ही दूरी तय करती है। तो इस बात का मतलब यह है कि अगर कोई ट्रेन व्यक्ति को पार करती है तो हमेशा खुद की लंबाई के बराबर ही दूरी तय करेगी। बात समझ में आई? चाहे वो स्थिर हो, चाहे वो दौड़ रहा हो, चाहे वो चल रहा हो, चाहे वो किसी दूसरी ट्रेन में बैठा हो, हमेशा चलेगी अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। लेकिन मैंने यहां लिखा लेकिन क्या कि उस व्यक्ति की चाल वही होगी जो उस ट्रेन की होगी। लेकिन उस व्यक्ति की चाल वही होगी जो उस ट्रेन की होगी जिसमें वह बैठा है। लिखो, जिसमें वह बैठा है। बात समझ में आई? यानी कि जिस भी ट्रेन में वो व्यक्ति बैठा होगा उस व्यक्ति की चाल वही होगी जिसमें वो बैठा है। बात समझ में आई? ठीक है। तो यहां पे भी क्या कंडीशन बनेगी? यहां पर भी टोटल 2 ही कंडीशन बनेगी। अब पहली कंडीशन मैं इधर लिख रहा हूं और दूसरी कंडीशन इधर। तो पहली कंडीशन क्या होगी? पहली कंडीशन मान के चलो ये ट्रेन है, इसकी चाल कितनी है भाई? S1, और इसकी लंबाई कितनी है? L1। इसकी लंबाई कितनी है? L1। ये दूसरी ट्रेन है, इसकी चाल कितनी मान ली? S2 मान ली, और इसकी लंबाई कितनी मान ली? L2 मान ली। लेकिन व्यक्ति इसी ट्रेन में बैठा भाई, व्यक्ति जो है इसी ट्रेन में बैठा है। बात समझ में आई? ठीक है। तो ये ट्रेन, इसकी चाल S1 है और लंबाई L1 है। क्लियर होगी बात? इस ट्रेन की चाल S2 है और लंबाई कितनी है? L2 है। लेकिन हमें करना क्या है? हमें दूसरी ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति को पार करना है। बात समझ में आई? अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। देखिए, तुमने सुना होगा ना कि खरबूजे पर चाहे चाकू पड़े या चाकू पे चाहे खरबूजा पड़े, कटना खरबूजे को ही है। तो वही सेम काम यहाँ पे है। ठीक है ना? ये ट्रेन चाहे इस व्यक्ति को पार करे तो भी खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, या फिर मैं कहूं कि दूसरी ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति इस ट्रेन को पार करता है। तो इस बात का मतलब यह है कि ये जो व्यक्ति होगा इस ट्रेन के प्रत्येक बिंदु को पार करेगा, तो भी खुद की लंबाई कौन सी होगी? यही होगी, L2 नहीं ली जाएगी। बात समझ में आई मेरी? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है। तो यहां पे डिस्टेंस की मैं बात करूं तो डिस्टेंस इक्वल टू दूरी बराबर कितनी होगी? L1, क्योंकि L1 दूरी तय होगी। समझ रहे बात को? ये ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति को पार करती है, भले ही ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट चल रही हो। तो इसका मतलब इस ट्रेन का प्रत्येक बिंदु इस व्यक्ति को पार करेगा। समझ रहे बात को? तो कितनी दूरी तय करेगा? L1 दूरी तय करेगा। समझ रहे बात को? या फिर मैं कहूं कि इस ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति दूसरी ट्रेन को पार करता है। कई बार तुमने ट्रेन में सफर किया होगा तो तुम विंडो वाली सीट पर बैठे रहते हो और तुम इंजन से लगा के अंतिम डब्बे तक झांक के देखते हो या फिर डब्बे उसके गिनते हो। समझ रहे बात को? तो वहां पे सिचुएशन कौन सी है? यही है कि तुम भाई
विंडो सीट पे बैठे हो और तुम झांक कर देख रहे हो इस तरीके से इस ट्रेन को, तो इसका मतलब ये व्यक्ति इस ट्रेन के प्रत्येक बिंदु को देख रहा है, तो इसका मतलब दूरी कितनी तय होगी, L1 के बराबर ही तय होगी। बात समझ में आई? तो दूरी बराबर चाल गुना समय। लेकिन मैंने एक लिखवाया कि लेकिन उस व्यक्ति की चाल वही होगी जो उस ट्रेन की होगी जिसमें वो बैठा है, तो इसका मतलब इस व्यक्ति की चाल जो है S2 के बराबर ही है। समझ रहे मेरी बात को? ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड होगी, जाहिर सी बात है। तो रिलेटिव स्पीड जुड़ेगी कि घटेगी, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो जुड़ेगी भाई। तो S1 प्लस S2, S1 प्लस S2 ये रिलेटिव स्पीड हुई। कितने समय में पार किया हमने, मान लिया T समय में पार किया, तो T टाइम। तो L1 बराबर किसके हो गए, S1 प्लस S2 इंटू टाइम। कोई समस्या किसी बच्चे को? क्लियर है बात एकदम से? ठीक है, तो सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन यहां पे देखिए, सेकंड कंडीशन में होगी भाई दोनों सेम डायरेक्शन में। इसकी चाल हमने मान ली S1 है और लंबाई कितनी मान ली L1 है। इसकी चाल हमने मान ली S2 है और लंबाई कितनी है भाई L2 है। और इस ट्रेन में ये व्यक्ति बैठा हुआ है, इस ट्रेन में ये व्यक्ति बैठा हुआ है। बात समझ में आई? तो अब होगा क्या, ये ट्रेन या फिर ये ट्रेन, जोन से चाहो कोई सी भी ट्रेन उठा सकते हो। बात समझ में आई? तो याद तुम्हें ये रखना है कि जिस ट्रेन में व्यक्ति बैठा है उस ट्रेन की लंबाई को छोड़ना है, दूसरी ट्रेन जो होगी उसकी लंबाई काउंट होगी। सिंपल भाषा में समझ में आ चुका होगा, क्लियर होगी बात? यहां पे भी तुमने देख लिया होगा कि जिस ट्रेन में व्यक्ति बैठा है L2 का हमने जिक्र किया ही नहीं। समझ रहे बात को? तो इसके अपोजिट जो ट्रेन होगी दूसरी, उसकी लंबाई को काउंट करना है। इसी प्रकार इस ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति और इसकी लंबाई L2 है, तो L2 का कोई जिक्र नहीं होगा, क्योंकि पार कौन सी ट्रेन होगी, L1 वाली। समझ रहे बात को? ये ट्रेन इस व्यक्ति को पार करे तो भी अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, या फिर ये व्यक्ति इस ट्रेन को पार करे तो भी L1 के लंबाई के बराबर ही दूरी तय होगी। बात समझ में आई? तो दूरी बराबर क्या होगी भाई, डिस्टेंस L1 के बराबर होगी, दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब दोनों सेम डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड निकलेगी कि नहीं, बताओ जल्दी से। रिलेटिव स्पीड क्या होगी, क्या होगी बताओ जल्दी से। डिफरेंस, डिफरेंस तो S1 डिफरेंस S2। अगर मुझे माइनस लगाना होगा तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि वेयर S1 ग्रेटर देन S2, ये बात मुझे मेंशन करनी पड़ेगी। मैं मेंशन ना करके S1 डिफरेंस S2 यानी कि बड़े में से छोटा घटेगा, ये लिख दिया, ठीक है ना। जितने समय में पार किया T टाइम में, तो L1 इसके बराबर हो गया। ये बात बताओ तुम्हें समझ में आई कि नहीं, ये 4 पॉइंट तुम्हें समझ में आएगा। ये रामबाण है इसके ट्रेन के, क्लियर होगी बात? ये 4 पॉइंट अच्छे से समझ लो। उसके बाद इस ट्रेन वाले चैप्टर में कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया ना, तो अब इस ट्रेन में कुछ है ही नहीं। इसी प्रकार थोड़ी सी बात हम करेंगे बोट वाले चैप्टर में, और बोट वाले चैप्टर के बाद जितने भी कंसेप्ट लगने वो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के लगने, क्योंकि मैंने शुरू में ही तुम्हें कहा था जब टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस स्टार्ट किया था कि ये बाकी 2 चैप्टर का बेस है, और इस बेस को, नींव को अच्छे से समझ लो तो इन 3 चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर समझ रहे बात को? तो नोट कर लो जल्दी से, फिर क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। जल्दी से नोट करो। तो चलो भाई बात गई। अब ये बताओ जो 4 पॉइंट हमने पढ़े थे इसमें, वो 4 के 4 पॉइंट तुम्हें समझ में आ गया अच्छे से? किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं हुई? क्लियर है बात? अच्छा, अब मैं तुमसे पूछना ही चाह रहा हूं कि जो हमने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर में कंसेप्ट पढ़े थे वे टोटल कितने थे? 8 कंसेप्ट थे। एक बार रिवाइज करा दूं मैं। तो पहला कंसेप्ट क्या था भाई, जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो। तो मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं क्योंकि उसका जो है जिक्र होगा उन सभी कंसेप्ट का यहाँ पे भी, ठीक है ना। तो पहला कंसेप्ट ये था कि जब डिस्टेंस क्या हो, डिस्टेंस कांस्टेंट हो, डिस्टेंस कांस्टेंट हो, तो होगा क्या, स्पीड और टाइम दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है ना। यानी कि स्पीड और टाइम एक दूसरे के उल्टे अनुपात में होंगे। ये बात मैंने तुम्हें बताई थी। किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं? दूसरा कंसेप्ट मैंने क्या कहा था कि जब टाइम कांस्टेंट हो, टाइम क्या हो भाई, कांस्टेंट हो, तो क्या बताया था बताओ तुम्हें, डिस्टेंस और स्पीड का सीधा अनुपात होगा या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। इसका मतलब डिस्टेंस का रेशियो जो भी होगा वही रेशियो किसका होगा, स्पीड का होगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इस बात का उल्टा भी ट्रू है
कि अगर दोनों का रेशो सेम है तो कहीं ना कहीं टाइम कांस्टेंट है, या फिर मैं कहूं कि स्पीड और टाइम अगर एक दूसरे के उल्टे रेशो में है तो कहीं ना कहीं डिस्टेंस कांस्टेंट रही होगी। उल्टा भी ट्रू होता है। बात समझ में आई? ठीक है। तीसरा पॉइंट मैंने तुम्हें बताया था कि जब स्पीड क्या हो, कांस्टेंट हो, जब स्पीड क्या हो, कांस्टेंट हो, तो क्या बताया था, बताओ जल्दी से। डिस्टेंस और टाइम दोनों का सीधा अनुपात, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डिस्टेंस और टाइम दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, यानी कि जो रेशियो डिस्टेंस का वही टाइम का। और इस बात का उल्टा भी ट्रू कि अगर दोनों का रेशियो सेम है तो कहीं ना कहीं स्पीड कांस्टेंट रही होगी। क्लियर है बात यहां तक? ठीक है। और चौथा पॉइंट क्या था भाई? डिस्टेंस कॉन्सेप्ट। डिस्टेंस कॉन्सेप्ट। और इसमें भी मैंने क्या कहा था तुम्हें? पहला दो बताए थे ना, 2 पॉइंट यहां पे। पहला क्या बताया था? जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो, व्हेन डिस्टेंस कांस्टेंट। डिस्टेंस कांस्टेंट, तो यहां पे भी डिस्टेंस का कांस्टेंट होना जरूरी है। समझ रहे बात को? तो यहां पे डिस्टेंस डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला था S1 इंटू S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2 इंटू डेल्टा टी। ये समय का अंतर है, इसका खूब जिक्र करूंगा मैं इसमें ट्रेन वाले चैप्टर में भी। ठीक है। ये समय का अंतर है, ये दोनों चालों का गुणनफल है, ये दोनों चालों का अंतर है। यानी कि शर्त ये है भाई डिस्टेंस कांस्टेंट होनी चाहिए तभी लगेगा ये। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है तो ये लग नहीं सकता। बात समझ में आई? तो डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो दोनों चालों का गुणनफल बटे दोनों चालों का अंतर गुना समय का अंतर। बात समझ में आई? तो ये हो गया हमारा। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट में भी व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट, व्हेन दूरी क्या है? कांस्टेंट है, स्थिर है, समान है, कांस्टेंट हो, तो यहां भी डिस्टेंस को निकालने का डायरेक्ट तरीका हमारे पास है, डायरेक्ट वेपन हमारे पास है। दोनों चालों का गुणनफल बटे दोनों चालों का योगफल। अगर दोनों चालों का योगफल है तो हमें क्या चाहिए? टोटल टाइम चाहिए। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये लगाना है कि ये लगाना है? तो हमें सवाल अपने आप ही देगा, ये बात बोल देगा, सवाल में लिखा होगा क्वेश्चन में कि समय का अंतर इतना है। अगर समय का अंतर दे रखा है तो ये लगेगा चालों का अंतर वाला, अगर कुल समय दे रखा है तो ये लगेगा। डिस्टेंस कांस्टेंट होनी चाहिए यहाँ पे भी। बात समझ में आई? तो दूसरा हो गया। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? पांचवा रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड कॉन्सेप्ट। रिलेटिव स्पीड कॉन्सेप्ट। अब रिलेटिव स्पीड कॉन्सेप्ट में भी हमने 2 बातें पढ़ी थी, तो उधर लिख रहा हूं मैं। पहली बात क्या पढ़ी थी? पहली बात पढ़ी थी कि अगर एक S1 चाल से और दूसरी S2 चाल से, और दोनों क्या है? एक दूसरे के विपरीत है। एक दूसरे के क्या है? विपरीत है। तो रिलेटिव स्पीड निकलेगी भाई, दोनों चालें जुड़ेगी, S1 प्लस S2। बात समझ में आई? ये रिलेटिव स्पीड होगी। क्लियर होगी बात? अगर 2 ऑब्जेक्ट विपरीत दिशा में चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? उनकी जुड़ेगी। बात समझ में आई? ठीक है। दूसरा पॉइंट मैंने बताया था कि अगर दोनों ही ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में हो, ये S1 और ये S2, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? डिफरेंस होगा। अगर सेम डायरेक्शन में है तो डिफरेंस होगा, S1 डिफरेंस S2। बोलो यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ये हो गया हमारा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? छठा पॉइंट पढ़ा था आफ्टर मीटिंग कंसेप्ट। आफ्टर मीटिंग कॉन्सेप्ट, यही है ना मीटिंग की स्पेलिंग? आफ्टर मीटिंग कॉन्सेप्ट। इसमें भी हमने 2 बातें पढ़ी थी। पहली बातें पढ़ी थी कि S1 अपॉन S2 इक्वल टू T2 अपॉन T1, T2 अपॉन T1, T2 अपॉन T1 का अंडर रूट, S1 अपॉन S2 इक्वल टू T2 अपॉन T1 का अंडर रूट। तो इसमें हमारे पास भाई 4 वेरिएबल होंगे। अब 4 वेरिएबल में से कोई 3 वेरिएबल हमें देगा। आफ्टर मीटिंग कंसेप्ट का मतलब है कि हमें जो समय दिया होता है वो मिलने के बाद का समय दिया होता है, कि मिले और मिलने के बाद का समय इधर चला गया और ये इधर चला गया। बात समझ में आई? ठीक है। दूसरी चीज, सवाल में पूछ सकता है कि कितने घंटे बाद दोनों आपस में मिलते हैं, तो टाइम पूछेगा। टाइम, तो टाइम बराबर क्या होगा? T1 इंटू T2 का अंडर रूट। ये छठा पॉइंट हो गया। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को?
यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है, नोट कर लेना बाद में अगर नहीं हुआ तो, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं 7वें पॉइंट की, तो 7वां पॉइंट क्या होगा, इधर से मिटा रहा मैं इसको, ठीक है ना। तो 7वें पॉइंट में मैंने क्या बताया था, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड के लिए भी मैंने 2 पॉइंट बताए थे, तुम्हें अगर याद हो, समझ रहे बात को। एवरेज स्पीड में कहा था कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, अगर डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट हो, और चाल हमारे पास क्या हो, 2 चाल हो, एक चाल S1 हो और दूसरी चाल S2 हो, और डिस्टेंस क्या हो, कांस्टेंट हो। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैंने तुम्हें डायरेक्ट बताया था, 2S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2। तो ये एवरेज स्पीड निकालने का डायरेक्ट तरीका था, सेकंडों में तुम इसको निकाल सकते हो, बात समझ में। ये पहला तरीका मैंने तुम्हें बताया था, ठीक है। और मैंने फिर साथ में ये भी कहा था कि यदि चाल 2 से अधिक हो और डिस्टेंस कांस्टेंट हो, तो वहां पर हम एलसीएम मेथड से एवरेज स्पीड निकालते हैं, ठीक है ना। क्योंकि 3 चाल पे भी फॉर्मूला है, लेकिन मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करता कि तुम 3 चाल पे फॉर्मूला लगाओ, 2 पे लगा सकते हो। अगर मान के चलो 4 चाल आ गई, स्पीड 4 दे दी या 5 दे दी या 6 दे दी, तो हम वहां पे एलसीएम मेथड का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो दूसरे पॉइंट में मैं लिख सकता हूं, यदि डिस्टेंस कांस्टेंट है, यदि डिस्टेंस कांस्टेंट है और स्पीड 2 से अधिक हो, 2 से अधिक हो, तो एलसीएम मेथड से एवरेज स्पीड निकाली जाती है, निकाली जाती है, एवरेज स्पीड एलसीएम मेथड से निकाली जाती है। ये चीज मैंने तुम्हें क्वेश्चन के वक्त ही समझा दी थी। तीसरी चीज भी है कि भाई अगर डिस्टेंस कांस्टेंट ही ना हो, डिस्टेंस कांस्टेंट ही ना हो, भाई 2 जगह तो मैंने डिस्टेंस कांस्टेंट कर दी, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट ही ना हो तो मैं लिख देता हूं यहां पे तीसरा पॉइंट इसी का। तीसरा पॉइंट होगा, यदि डिस्टेंस कांस्टेंट न हो तो क्या होगा, एवरेज स्पीड का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है हमारे पास, है ना। तो एवरेज स्पीड का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, यानी कि एवरेज स्पीड इक्वल टू कुल तय की गई दूरी बटे कुल लिया गया समय। समझ रहे बात को, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, और इसी को हम बोलते हैं बेसिक मेथड। समझ रहे बात को, ये अपने आप में क्या है, बेसिक मेथड है। हालांकि इसको भी हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम विधि से कर सकते हैं यहां पे भी, लेकिन हमें ना वो चीजें याद रखनी पड़ेगी कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट वही है तो एलसीएम विधि से हम कैसे करेंगे, चाल का एलसीएम लेके जो दूरी होगा उसको रेशियो निकाल के ऐसा करते हैं, वो मैंने तुम्हें बताया नहीं। लेकिन जितना समय तुम वहां लोगे ना, उससे कम समय में तुम इससे कर लोगे, इसलिए नहीं बताया मैंने तुम्हें वो। समझ रहे बात को, मान के चलो मैं वो भी बताया था और ये भी बताया था, फिर पता लगता बच्चा कंफ्यूज हो रहा पेपर में किस तरीके से करूं। तो तुम्हें अगर मैं बेस्ट अप्रोच दे रहा तो मेरे हिसाब से बेस्ट अप्रोच यहाँ पे बेसिक मेथड वाली होगी, इसको तुम जल्दी से कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। समझ रहे बात को, ठीक है। तो ये हो गया भी 7वां। 8वां क्या बताया था, 8वां क्या बताया था, सर्कुलर मोशन कंसेप्ट, है कि नहीं, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन कॉन्सेप्ट। भाई सवाल चाहे कैसा भी हो, सर्कुलर मोशन में पहिए की परिधि पूछ लेगा, पहिए की त्रिज्या पूछ लेगा, पहिए के द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या पूछ लेगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आरपीएम, रिवॉल्यूशन पर मिनट ये पूछ लेगा। तो इन सभी तमाम क्वेश्चनों के लिए मैंने तो एक ही फॉर्मूला बताया, हालांकि उससे हम 4-5 फॉर्मूले बना सकते हैं, लेकिन बनाना तो आसान है, लेकिन मामला यह है कि याद कैसे रखा जाए, तो याद रखने में तकलीफ होगी, तो इसलिए मैंने तुम्हें एक ही फॉर्मूला बता दिया कि बस इसमें एक फॉर्मूला तुम्हें याद रखना, n इंटू 2πr बराबर टोटल डिस्टेंस, टोटल
डिस्टेंस। ये बस याद रखना, सवाल चाहे कैसा भी हो ना सर्कुलर मोशन का, इसमें वैल्यू पुट करो, उत्तर अपना आप ही निकल जाएगा। बात समझ में आई? एन क्या होगा? नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, चक्करों की संख्या, है ना। पाई 2 पाई तो कांस्टेंट है। आर क्या होगा? रेडियस होगी, रेडियस सर्किल, उसकी सर्किल की बोल लो या पहिए की त्रिज्या बोल लो, और ये टोटल डिस्टेंस यानी कि कुल तय की गई दूरी। तो ये टोटल हमने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में 8 कंसेप्ट पढ़े थे, और इसमें से लगभग हम 60% या 70% का यूज हम ट्रेन वाले चैप्टर में करेंगे, और उसी के साथ साथ हम जो 4 पॉइंट मैंने तुम्हें लिखवाया आज ट्रेन के, वो हम जो है उसका प्रयोग करेंगे। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? क्लियर है बात? यहां तक नोट कर लिए होंगे, ठीक है ना। तो रिवाइज इसलिए कराया क्योंकि इसका यूज होगा। अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा, अभी इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है। कर दो रफ, कर दो भाई। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है साधारण प्रश्न। देखो ये पहला जो टाइप है जिसमें दे रखा है साधारण प्रश्न, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, जितना भी हमने अब तक पढ़ा उसी का यूज करेंगे, 4 पॉइंट का कोई यूज नहीं है इसमें, ठीक है ना। अब ये केवल और केवल भूमिका जमाने के लिए हर किताब में साधारण प्रश्न दे रखे हैं, इसमें किताब के अंदर, है ना। चलिएगा, तो पहला सवाल क्या है, एक बार मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, देखते हैं अभी क्या है। एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी दी? 36 किलोमीटर प्रति घंटा दी। 600 मीटर की दूरी तय करने में वह कितने सेकंड का समय लेगी? 600 मीटर की दूरी तय करने में कितने सेकंड का समय लेगी? कितने सेकंड का समय लेगी, ये सवाल में पूछ रहा है। तो बताओ इस सवाल को तुम कर नहीं सकते क्या? कर सकते हो कि नहीं भाई? 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रेलगाड़ी चल रही है और 600 मीटर दूरी तय करनी है, तो कितना समय लेगी? तो समय का फॉर्मूला डायरेक्ट तुम्हें पता होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, और आंसर हमें सेकंड में पूछ रहा है। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 600, चाल कितनी है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको हमें बदलना पड़ेगा ना मीटर प्रति सेकंड में, तो 18 का कितना गुना? 18 का 2 गुना, तो 5 का 2 गुना 10। इसका मतलब 36 किलोमीटर प्रति घंटा 10 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है। यह चीज हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी, किस तरीके से हमें मल्टीपल देखना होता है। तो 36 18 का 2 गुना है, क्योंकि 18 किलोमीटर प्रति घंटा 5 मीटर प्रति सेकंड के बराबर है। तो 18 का डबल कितना? 36, तो 5 का डबल कितना? 10। अगर फिर भी कुछ नए बच्चे हैं, नहीं समझ में आ रहा, तो मैं लिख देता हूँ 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में अगर बदलना है तो 5 बटे 18 की मल्टीप्लाई करनी होती है, तो 10 मीटर प्रति सेकंड। बोलो बात समझ में आई? और अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5 बटे 18 की मल्टीप्लाई होगी, और अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो उल्टा 18 बटे 5 की मल्टीप्लाई होगी। कहने का मतलब है ये किलोमीटर प्रति घंटा बड़ी यूनिट थी और मीटर प्रति सेकंड छोटी यूनिट है, तो छोटी यूनिट में जाना है तो छोटा ऊपर रखना है, बड़ी यूनिट में जाना है तो बड़ा ऊपर रखना है, 18 बटे 5 हो जाएगा फिर वहां पे। बात समझ में आ रही? ठीक है, तो बटे में 10 आ गया, तो उत्तर क्या हो गया भाई? 60 सेकंड का समय लेगी। कोई समस्या तो नहीं? इस टाइप का सवाल लगे तो अब आ जाएगा क्वेश्चन पेपर में, तुम्हारे आ जाएगा भाई, आवेगा क्वेश्चन, ऐसा आवेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि सारे तो होशियार बच्चे पेपर में नहीं बैठते, हर टाइप का बच्चा है, तो हर टाइप के सवाल दिया जाएगा कि भाई सबके भले में ही सबका विकास है, तो इस हिसाब से पेपर बनेगा, ठीक है ना। तो आसान आसान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये भी 2018 के एग्जाम में आया हुआ है, CHSL के एग्जाम में। बात समझ में आई? ठीक है, तो पहले सवाल में कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। दूसरा सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, देखिए यहाँ पे, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, तो स्पीड कितनी दे दी भाई? 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी कितनी दे रखी? 2275 मीटर की दूरी तय करने में, 2275 मीटर की दूरी तय करने में कितने सेकंड का समय लेगी? टाइम पूछ रहा है भाई सेकंड में, क्वेश्चन फिर से वही है, कुछ अलग नहीं है इसमें। तो समय पूछ रहा है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। सेकंड में आंसर चाहिए, ये मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में। 18 का कितना गुना है? 90, 5 गुना ना, तो 5 का 5 गुना 25, मन में निकालना भी है। 18 का 5 गुना, तो 5 का 5 गुना 25, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा 25 मीटर प्रति सेकंड के बराबर है। तो 25 से डिवाइड कर दोगे, 25 निम्मा 225, 25 से कम 25, 91 सेकंड आ गया क्या? कोई समस्या तो नहीं किसी को? समझ में आ गया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल दिया। क्वेश्चन नंबर 3 रफ कर रहा भाई में से, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि
40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलकर एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर समय पर पहुंच जाती है, समय पर पहुंच जाती है। कह रहा है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा, लो मैं इधर बीच में बना रहा है इसको, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गई ट्रेन, कोई 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर एक रेलगाड़ी समय पर पहुंच जाती है, यानी कि ऑन टाइम, समय पर अपने गंतव्य पर पहुंच जाती है। मान के चलो शामली से चली, शामली को हमने ए ही मान लिया, चलो शामली और दिल्ली छोड़ दो, ये बी मान लिया, ठीक है ना। तो अगर स्टेशन ए से चलती है 40 की स्पीड से, तो स्टेशन बी पर ना समय पर पहुंच जाती है, ये बात क्वेश्चन में बोल रखी है, ठीक है। अब सवाल में क्या कहती है, यदि वह 35 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चले। अब कह रहा कि यदि, और जब मैंने तुम्हें कहा ना कि जब भी क्वेश्चन में यदि शब्द आएगा तो उसका मतलब वहां कंडीशन स्टार्ट हो जाए, ठीक है ना। यदि वह 35 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चले तो वह 15 मिनट देरी से पहुंचती है। तो अब क्या करना है भाई, इसको अब करना है, 35 की स्पीड से चल रही है, 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो अपने गंतव्य स्थान पर 15 मिनट देरी पर पहुंचती है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर गंतव्य स्थान पर ठीक 9 बजे पहुंचना होता था तो वो आज 9:15 पे पहुंची, तो 15 मिनट लेट पहुंची। तो यहाँ पे कितना लेट पहुंची भाई, 15 मिनट लेट पहुंची। ये बात बताओ समझ में आई क्या, कोई दिक्कत तो नहीं। अब सवाल में क्या बोलते, तदनुसार उस पूरी यात्रा की दूरी कितनी है, उस पूरी यात्रा की दूरी कितनी है, 35 किलोमीटर है या 60 किलोमीटर है या 70 किलोमीटर है या 50 किलोमीटर है, ये सवाल दे रखा भाई तुम्हें। अब बताओ इस सवाल में कोई नई बात है क्या, नहीं है ना। क्या पूछ रहा है, दूरी, यानी कि ए से बी के बीच की दूरी क्या है ये पूछ रहा है। और दूरी पूछ रहा है तो मुझे एक बात बता दो, तुम ही बता दो, पहले 40 की स्पीड से सेम दूरी, अब 35 की स्पीड से सेम दूरी, और दूरी क्या है, कांस्टेंट है, और दूरी वो तुमसे पूछ रहा है। तो फायदा किसमें, रेशियो मेथड से, डिस्टेंस कांसेप्ट से, डिस्टेंस कांसेप्ट लगाओ भाई सीधा। दूरी पूछ रहा ना, दूरी पूछ रहा है, डिस्टेंस कांसेप्ट बता रखा, डिस्टेंस इक्वल टू s1 इंटू s2 अपॉन s1 डिफरेंस s2 इंटू डेल्टा t। क्योंकि हमें 15 मिनट लेट, वहां पहले समय पे पहुंच रही थी तो समय का अंतर आ गया ना, 15 मिनट लेट है। तो s1 कितने है 40, s2 कितनी है 35, अंतर कितना है 5 का, समय का अंतर कितना है 15 मिनट। 15 को 60 से डिवाइड कर दो, घंटे में बदल दो, बदल दिया भाई, कोई समस्या तो नहीं है, बोलो। 15 चौका 5 चौक 20, 20 दूनी 35 दूनी, तो दूरी कितनी है 70 किलोमीटर है। समझ रहे मेरी बात को, तो दूरी कितनी है 70 किलोमीटर। अब ट्रेन वाला चैप्टर स्टार्ट हो गया, तुम्हें कुछ नया चीज लग रहा अभी नहीं, वही चीज पढ़ रहे हैं अभी जो हमने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में पढ़ा था। अगर तुम रेशियो मेथड भी लगाते इसमें तो रेशियो मेथड कैसा लगता बताओ जरा। रेशियो मेथड लगता भाई डिस्टेंस कॉन्सेप्ट, वो डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो इस बात का मतलब है हमारे पास दो चीज होनी चाहिए, या तो चाल होनी चाहिए या समय होना चाहिए। हमें समय दे नहीं रखा लेकिन चाल दे रखी है, तो इस बात का मतलब क्या होगा कि डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो स्पीड क्या होगी भाई, स्पीड का रेशियो होगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 35 किलोमीटर प्रति घंटा। तो टाइम का रेशियो बताइए जरा, उल्टा 35-40, 35-40 का रेशियो बना दो, 5 से 35, 5 40, तो रेशियो आ गया 7:8। इसका मतलब ये हुआ कि 40 की स्पीड से अगर जाती है तो 7 समय लेती है, अगर ये 35 की स्पीड से जाती है तो 8 समय लेती है कि नहीं। तो समय में अंतर कितना आ गया, 1 का। सवाल वाला कह रहा कि ना भाई 1 का थोड़ी है यार, 15 मिनट का गैप है, तो 1 यूनिट किसके बराबर 15 मिनट, और 15 मिनट को मैं बोल सकता हूँ 1/4 घंटा, बोल सकता हूँ 15 मिनट बटे 60, तो 1/4 घंटा। 1 यूनिट किसके बराबर है 1/4 घंटे के बराबर है, तो 8 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी, अरे 2 घंटे के बराबर होगी कि नहीं। तो इस बात का मतलब है डिस्टेंस हमें निकालनी थी, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है 35, समय कितना लिया 2 घंटे, 2 घंटे में पहुंची 35 की स्पीड से, 35 की स्पीड से पूरा 2 घंटे लिया, तो कितना दूर चली होगी 70 किलोमीटर। जरूरी नहीं है कि तुम इससे निकाल लो, 7/4 घंटे निकाल लो, 40 गुणा 7/4 फिर से 70 किलोमीटर। समझ रहे मेरी बात को। ये बताओ ये क्वेश्चन तुम्हें अच्छे से समझ में आया या फिर नहीं आया, कोई डाउट है किसी बच्चे को, तो भाई बाकी क्वेश्चन एक बार करने की कोशिश करना, ठीक है ना। अभी मैंने 3 क्वेश्चन करा दिए और इस टाइप को तुम खुद करके देखना, अगर कोई डाउट होगा तो कल मैं फिर जो है डिस्कस करूंगा इसी पर। यहां तक बताओ कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को,
तो ट्रेन का जो टॉपिक स्टार्ट हमने किया वो चीजें समझ में आई, 4 पॉइंट समझ में आए। बाकी टोटल 8 कंसेप्ट का एक बार रिवाइज कर लेना, घर जाके टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पे प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना। अगले 2 चैप्टर तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है भाई। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में।